हेलो स्टूडेंट, आई एम नीतीश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद में स्वागत है। आई होप आप लोग मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग धर्मशास्त्र के अंतर्गत पिछले लेक्चर में जन्म को कैसे नियंत्रित किया जाए उसमें हमने कई विधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको एक अस्थायी विधि के बारे में पढ़ा था, दूसरा अस्थायी विधि के बारे में पढ़ा था, तीसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कुछ बातें करना है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल इतना अभी ग्रो नहीं किया है। आप ही लोग एक रास्ता है, आप ही लोग एक माध्यम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको इससे भी अच्छा कंटेंट आपको देते चलेंगे। आप लोग मनोबल को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसको शेयर करिए, लोग उसे सब्सक्राइब कराइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे अच्छा चीज़ नहीं पा पाते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जन्म नियंत्रण यानी कि बर्थ कंट्रोल के तीसरे नियम के बारे में, जिसका नाम क्या है, MTP। सबसे ध्यान रखिएगा, RCH प्रोग्राम के माध्यम से, RCH प्रोग्राम के माध्यम से जन्म नियंत्रण को 3 तरीके से किया जाता है। पहला हमने आपको बताया था कि RCH जो पहला बताता है वो है अस्थायी विधि। दूसरा हमने बताया था आपको कौन सा, अस्थायी विधि, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा क्या, इसमें आपने 5 प्रकार पढ़े होंगे, प्राकृतिक विधि, अवरोधक विधि, रसायन विधि, हार्मोन्स, IUD इत्यादि, ऐसे समथिंग करके पढ़ा होगा। इसमें आपने पढ़ा होगा क्या, वैस्कोटॉमी और ट्यूकोटॉमी। वैस्कोटॉमी जो होती है पुरुषों के अंदर कराई जाती है और ट्यूकोटॉमी जो होती है यह फीमेल के अंदर कराई जाती है, जिसको आम शब्दों में नसबंदी या नालबंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, MTP। जो तीसरा है, ध्यान रखिएगा, जो तीसरा आपका है वो है MTP। MTP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, MTP का पूरा नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सब चिकित्सीय गर्भता का समापन। चिकित्सा के माध्यम से, डॉक्टरों के सलाह, डॉक्टरों के माध्यम से जो भ्रूण है, जो बेबी है, जो प्रेगनेंसी के दौर पे जो बच्चे हैं यूट्रस के अंदर, उसको समाप्त करना। समाप्त करने से पहले ध्यान रखिएगा, इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जितने भी आनुवंशिक रोग हैं या सिंड्रोम हैं उनको खत्म करना। मेन मुद्दा यही है कि जितने आनुवंशिक रोग हैं या सिंड्रोम कोई है उसको खत्म करना। इसमें होता क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा, हम किसी स्त्री की बात करते हैं, जो वो स्त्री है जो प्रेगनेंसी के दौर में है। किसके दौर में, प्रेगनेंसी के दौर में है। इस स्त्री की, ध्यान रखिएगा, इस स्त्री के यूटेरस में, इसमें यूटेरस में, ठीक है, यह है यूटेरस, गर्भाशय। इस गर्भाशय के अंदर ध्यान रखिएगा एक पतली सी थैली होती है जिसका नाम होता है अपरा। क्या नाम होता है, अपरा, या बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। इस थैली के अंदर ध्यान रखिएगा ये छुटकी है, क्या है, छुटकी, ठीक है। ये छुटकी, ध्यान रखिएगा, ये जो छुटकी है, ये ध्यान रखना अच्छा, ये इस यूट्रस के अंदर ध्यान रखिएगा हाथ पैर चलाती है, और इस यूट्रस के अंदर ध्यान रखिएगा, इस गर्भाशय के अंदर कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिसको एमनियोटिक तरल बोलते हैं। एमनियोटिक
एमनियोटिक तरल। अब ध्यान रखिएगा कि एमनियोटिक तरल जो है, इस एमनियोटिक तरल के अंदर ध्यान रखिएगा इस छोटी की जो छोटी हाथ पर चला रही है उसकी कुछ कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिका। अब ध्यान रखिएगा इस कोशिका को, ध्यान रखिएगा ये कोशिका जो है इस एमनियोटिक तरल के अंतर्गत इस कोशिका को सोनोग्राफी या एमिनियोसेंथेटिक टेस्ट के माध्यम से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इस तरह से इंजेक्शन का उपयोग करते हैं और इंजेक्शन का उपयोग करके ध्यान रखिएगा इस एमनियोटिक तरल को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब ये निकल जाएगा ध्यान रखिएगा इसको एक प्रॉपर इस बैटरी डिश में रख लिया जाता है। इस कोशिका के अंदर से ध्यान रखिएगा निकाला जाता है का केंद्र। इस केंद्र से ध्यान निकाला जाता है क्या? डीएनए। और इस डीएनए से पता लगाया जाता है कि इस बच्चे के अंदर कोई आनुवंशिक रोग या कोई सिंड्रोम तो नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर कोई रोग मिलता है, कोई अगर डिजीज मिलती है, कोई सिंड्रोम मिलता है, तब उसके लिए इस डॉक्टर कहते हैं कि आप क्या करा लीजिए? एमटीपी करा लीजिए। क्या करा लीजिए? एमटीपी। लेकिन कभी कभी ये भी कंडीशन आ जाती है कि अनचाहे बच्चे या माता पिता या दंपति नहीं चाहते कि ये जो बच्चा है वो पैदा हो, बच्चे कुछ दिन बाद पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एमटीपी कराते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें एमटीपी में होता क्या है? अच्छा, उससे पहले एक बात नमस्कार रखिएगा, एमटीपी कब कराई जाती है? तो एमटीपी ध्यान रखिएगा गर्भाशय या सॉरी गर्भकाल की प्रथम तिमाही में, प्रथम तिमाही, हाँ, गर्भकाल कितने महीने का होता है भैया? 9 महीना ±7 डे। ठीक है, यानी कि 9 महीना जो है ये 3 तिमाही में बांटा गया है, 2 3। देखो पहले वाले में क्या होगा? पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। और दूसरे वाले में क्या होगा कि चौथा, पांचवा और छठवां महीना। और तीसरी तिमाही में क्या होगा? 7वां, 8वां और 9वां महीना। तो ध्यान रखिएगा प्रथम तिमाही के अंतर्गत कराया जाता है क्या? एमटीपी। यानी कि 3 महीने के अंदर निषेचन या गर्भ धारण होने के बाद तीसरे महीने के अंतर्गत एमटीपी कराई जाती है। अब एमटीपी में होगा क्या? जैसे मान के चलिए दंपति जो है ये अपने इस बच्चे को इस छुट्टी करना चाहते हैं, ये पैदा हो, तो ये करेगा एमटीपी कराएंगे। अब एमटीपी कराएंगे तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? इस पूरे प्रोसेस से गुजारेगा। उसमें चेक करेगा कि इसके अंदर कोई डिजीज या कोई आनुवंशिक रोग या कर सकते हैं या कोई सिंड्रोम कुछ ऐसा समथिंग है तो नहीं। अगर है तो करेगा क्या? ये कैंची के माध्यम से ध्यान रखिएगा यूट्रस के माध्यम से कैंची को अंदर डालेगा इस फीमेल के शरीर के अंदर, और ध्यान रखिएगा डाल करके इसके हाथ पैर जो भी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा पैर हो गया, जितने भी चीज़ें हैं बॉडी पार्ट हैं, इस सभी को छोटे छोटे खंड में क्या करेगा? तोड़ देगा। और तोड़ करके एक एक पार्ट, एक एक उत्तक, ध्यान रखिएगा एक एक उत्तक एक टिश्यू शरीर से क्या करेगा? बाहर कर देगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ इस फीमेल को, जो स्त्री जो प्रेगनेंसी के दौर में है, जो एमटीपी करा रही है, इस स्त्री को एक दवा दी जाती है। क्या दी जाती है? दवा। उस दवा का नाम है मीफाप्रिस्टोन। मीफाप्रिस्टोन करते क्या है? ये दवा ध्यान रखिएगा, ये दवा जा करके इस फीमेल के शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या कर देती है? कम कर देती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये जो अपरा है, ये अपरा ध्यान रखना गर्भाशय की भित्ति को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है। इस तरह से गर्भाशय की भित्ति को क्या कर देगी? छोड़ देगी। जब गर्भाशय की भित्ति को छोड़ देगी तो वैक्यूम को ध्यान रखिएगा, वैक्यूम के माध्यम से इस अपरा को ध्यान रखना, जो अपरा छोड़ दिए गर्भाशय को, इस अपरा को मादा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा जो भ्रूण था अब वो उसकी क्या हो गई है? समाप्ति हो गई है। यानी कि इतने पूरे प्रोसेस से गुजरने की पूरी क्रियाकलाप को बोला जाता है का एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बात समझ में? अच्छा, कहने से इसकी क्या जरूरत है? इसको जन्म नियंत्रण के लिए ये अच्छा साधन थोड़ी नहीं है, ये अच्छा साधन नहीं है। नोट करके आप लिख सकते हैं कि जन्म नियंत्रण के लिए एमटीपी
जन्म नियंत्रण के लिए एमटीपी अच्छा साधन नहीं है, लेकिन आनुवंशिक रोग सिंड्रोम जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का एक अच्छा साधन है। बात समझ में आई? अच्छा एक बात, अगर मान के चलो कि ये छोटी जो थी, अगर रोग से कोई आनुवंशिक रोग इसके पास, सिंड्रोम इसके पास है, अगर इसको जन्म दिया जाएगा तो ये तो हमेशा जब ये पैदा होगी तभी से लेकर के हम क्या होगी, दुख में रहेगी, तकलीफ में रहेगी, हमेशा समस्या में रहेगी। तो इसको लेकर के ना माता पिता सुखी रह पाएंगे, ना ही सुखी रह पाएंगे। और मान लीजिए अगर आगे जा रही है तो इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, इस आनुवंशिक रोग से, इस सिंड्रोम से क्या होंगे, ग्रसित होंगे। तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसे रोगों को खत्म करने के लिए ये क्या कराई जाती है, एमटीपी कराई जाती है। कहेंगे बाप रे ये दशा हो गई है। तो ध्यान रखना, एक चीज और नोट करके आप लिख सकते हैं, क्या ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष यानी कि हर साल प्रतिवर्ष 45 से 50 करोड़ महिलाएं एमटीपी कराती हैं। बस में एमटीपी कराती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, जन्म नियंत्रण का एक माध्यम है, एक विधि है। ठीक है, कॉल एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये रहा है आपका एमटीपी। अगर समझ में आया हो तो अपने हिसाब से अपने नोटबुक में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एमटीपी से क्वेश्चन बार बार बोर्ड में, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, बार बार नीट वगैरह में या बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एमटीपी क्या है, एमटीपी को समझाइए, एमटीपी का व्याख्या कीजिए। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको सीधे तौर पर करना क्या है कि उसमें एमटीपी एक प्रोसेस है, एक विधि है जो जन्म को खत्म किया, जन्म को नियंत्रित करने का कार्य करती है। साथ ही साथ ये आनुवंशिक रोग और सिंड्रोम जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का कार्य करती है। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसका सबसे पहले क्या कराया जाता है, एमनियोसिंथेटिक टेस्ट कराया जाता है या सोनोग्राफी कराया जाता है। इसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि उस छोटी के भ्रूण के अंदर कोई आनुवंशिक रोग या सिंड्रोम तो नहीं है। ठीक है, अगर होता है तो एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हमारे देश में मादा भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस ध्यान रखना, ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण सन 1971 में हमारे देश में 2 टेस्ट को बंद कर दिया गया। कौन कौन से? सोनोग्राफी और एमनियोसिंथेटिक टेस्ट को। इससे ये होता था कि जितने भी अंधविश्वासी लोग हैं, कम विचारधारा वाले, रूढ़िवादी लोग जो हैं, जो मादा भ्रूण को नहीं चाहते हैं, वो लोग क्या कराते थे, सोनोग्राफी कराते थे, एमनियोसिंथेटिक टेस्ट कराते थे। उससे पता लग जाता था कि भ्रूण जो है, जो गर्भ के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो बेबी है, जो बच्चा है, वो लड़का है कि लड़की है। जिसकी वजह से ध्यान रखिएगा, मादा भ्रूण हत्या भारत में सबसे ज़्यादा हो गई थी। और उसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, 1971 में इन सभी दोनों टेस्टों को बंद कर दिया। ठीक है, विदेशों में, यूरोप के देशों में बहुत जगह पे चलता है एमनियोसिंथेटिक टेस्ट, आप आराम से चेकअप करा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में अगर कोई सोनोग्राफी या एमनियोसिंथेटिक टेस्ट कराता है या कोई डॉक्टर उसको कराता है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, उसके लिए 50,000 का जुर्माना और ध्यान रखिएगा 10 साल की सजा है और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। तो ये कानून बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मादा भ्रूण हत्या कहाँ हुई थी, तो हरियाणा में हुई थी। कहाँ पे? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं की संख्या अगर कहीं है तो केरल में है। कहाँ? केरल में। भारत के हमारे ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रांत है, 2 राज्य हैं जहाँ पे ये दोनों स्थिति बनी है। ठीक है, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा, आज महिलाओं की संख्या ठीक ठाक हो गई है। 1000 ध्यान रखिएगा, पहले का कंडीशन थी कि 1000 पुरुषों पे 947 महिलाएं हुआ करती थी पहले के समय, लेकिन आज वो खेला उलट गया है।
आज ये हो गया कि 947 धन के 947 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हो गई हैं। ठीक है, तो भाव खाने वाली स्थिति अब पैदा नहीं होगी। ठीक है ठीक है, ये रहा एमटीपी, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं क्या आपको यौन संचारित रोग। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, यौन संचारित रोग। अगला होगा यौन संचारित रोग। देखो भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें एक और टी रहेगा। ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका एक और नाम है, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है क्या, STD। ये भाई STD का मतलब वो फोन वाला मत समझ में आप लोग, ये फोन जैसे दिखा रहता है ना, जैसे आप जाकर कहीं पे पीसी वगैरह पे देखेंगे STD ऐसे समथिंग करके लिखा रहता है ना, तो वो आप नहीं समझेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि STD का मतलब क्या है, कभी कभी बोर्ड पूछ देता है। ठीक है, बोर्ड वगैरह पूछ देते हैं कि STD क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जिसको बोला जाता है का यौन संचारित रोग। इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है, या करके लिख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम रतिज रोग। रतिज रोग क्या लिखेंगे, रतिज रोग। ठीक है, रतिज को नाम बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज। ठीक है, वेनेरियल डिजीज। एक और बताते हैं, लिख लो जनन मार्ग, लिख लो एक नाम और लिख लो भाई, या करके जनन मार्ग संक्रमण। जनन मार्ग संक्रमण, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसा देखो ये होता क्या है, सबसे पहले तो इनका नाम आपको पता चल गया कई नाम। अगर आपसे बोर्ड या नीट वगैरह में पूछ दिया जाए कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, या वेनेरियल डिजीज किसे कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज किसे कहते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इनका नाम केवल क्या है, अलग अलग है। यौन संचारित रोग वे रोग होते हैं जो यौन संबंध के कारण या यौन संबंध के कारण, ध्यान रखना, एक दूसरे में फैलते हैं। यौन संबंध के कारण एक दूसरे में क्या होते हैं, फैलते हैं, उसे बोलते हैं यौन संचारित रोग, जिसको बोलते हैं का रतिज रोग या वेनेरियल डिजीज। और दूसरा आता है का जनन मार्ग संक्रमण। देखो जनन मार्ग का मतलब क्या है, ऐसे मार्ग जो जनन से संबंधित हो, जो जनन में भाग लेते हैं, जो जनन में क्रिया करते हैं। ठीक है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसी को बोलते हैं का जनन मार्ग डिजीज या संक्रमण बोलते हैं, या रतिज रोग या यौन संचारित रोग। तो साफ साफ शब्द में कहें कि यौन संबंध के द्वारा फैलने वाले रोग को बोला जाता है का यौन संबंधित रोग या जनन मार्ग संक्रमण। जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, जैसे में आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा सुजाक। क्या लिखेंगे, सुजाक। इसको ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुनहेरिया। क्या बोलते हैं, गुनहेरिया। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, दूसरा आप लिख सकते हैं क्या, ध्यान रखिएगा आत्सक। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सिफिलिस। क्या बोलते हैं, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। और तीसरा ध्यान रखिएगा
अगला तीसरा है आपका सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, एड्स। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका पूरा नाम है, सभी पढ़ाएंगे, घबराइए मतलब सब पढ़ाएंगे। पहले इसका जैसे करके आप लिख लीजिएगा। और तीसरा लिख लीजिएगा हेपेटाइट बी, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, पांचवा लिख लीजिएगा जननमस्से, इसको बोलते हैं जेनाइटल ट्रेड, और ध्यान रखिएगा अगला है जनन हर्पीज, क्लियर है। जैसे करके आप नोट कर लीजिएगा। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो जन्म संबंधित या जनन मार्ग के द्वारा या यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें बोलते हैं जन्म या यौन संबंधित रोग, यौन संचारित रोग या रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण, जैसे सुजाक, आशा, एड्स, हेपेटाइट बी, जननमस्से व हर्पीज, ठीक। अब इसमें सबसे पहला आप डाल दीजिए हेडिंग क्या? सुजाक। क्या डालेंगे? सुजाक, ठीक है। सुजाक हेडिंग डाल दीजिएगा, सुजाक, ठीक। पहला हेडिंग बना दीजिएगा क्या? सुजाक। ध्यान रखिएगा सुजाक जो होता है, ध्यान रखिएगा एक प्रकार का क्या रोग है। देखो रोग पढ़ते जब ध्यान रखिएगा, जब रोग चैप्टर पढ़ा जाता है तो कई चीज ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे रोग, और रोग के सामने नाम देंगे। रोग जो हेडिंग बनाएंगे उसके सामने रोग का नाम लिखेंगे। जैसे रोग एक सुजाक क्या है? एक प्रकार का रोग है, ये लिखेंगे। आप लिखेंगे सभी, ठीक है। ये अगर किसी वाहक से होता है, ठीक है, किसी वाहक से होता है तो वाहक का नाम लिखेंगे। अगर वाहक से नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा संक्रमण के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में? संक्रमण। तो भैया ये फैलता कैसे है, इन्फेक्शन कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा एक जीवाणु क्या है? जीवाणु। तो कभी कभी आप ध्यान रखना, बोर्ड नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जीवाणु से होने वाले जनन रोग या कह सकते हैं यौन संचारित रोग के बारे में बताइए। तो जीवाणु से कौन सा रोग हो रहा है? सुजाक। उस जीवाणु का नाम है, ध्यान रखिएगा, सुजाक रोग को करने के लिए या सुजाक रोग को पैदा करने के लिए जो जीवाणु कार्य करते हैं उसको बोलते हैं नीसेरिया बुनेरी। नीसेरिया बुनेरी, नीसेरिया बुनेरिया, नीसेरिया बुनेरिया, ठीक है। जीवाणु जिसके कारण पैदा होता है क्या? सुजाक रोग। और ध्यान रखना लक्षण की बात करते हैं, सर जी लक्षण क्या होगा? तो ध्यान रखना ये मूत्र मार्ग में जलन पैदा करता है, क्लियर। दूसरा ध्यान रखना, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जनन मार्ग में, ध्यान रखना जनन मार्ग या ध्यान रखिएगा मूत्र मार्ग के शिशन पर, मूत्र मार्ग के शिशन भाग पर लाल व हरे रंग के दाने बन जाते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा यह केवल ध्यान रखना चाहिए, यह केवल पुरुष में होता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि पुरुषों में वो कौन से रोग हैं, या सुजाक रोग या ध्यान रखिएगा सुजाक रोग किसके अंदर पाए जाते हैं? महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, या समथिंग और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो आपको टिक मारना है पुरुषों के अंदर, ठीक है। पुरुषों में होने वाला रोग अगर कोई यौन संचारित रोग है तो कौन है? सुजाक है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा एक और इसमें ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि मादा वाहक का कार्य करना, ध्यान रखिएगा इसमें ध्यान रखिएगा कोई लक्षण प्रभाव नहीं होता है, या कह सकते हैं
कि अगर इस ढांचे का, इस पुरुष से ढांचे का कोई मादा संपर्क बनाती है, संपर्क साधती है, तो उसके अंदर धनके का कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। बस क्लियर है, यानी कि हमेशा ये किसके अंदर पाया जाएगा, ये केवल सुजाक रोग जो है ये पुरुष के अंदर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको नोट करके खूब बढ़िया से पढ़िए। और अगला क्लास में हम आप सब एड्स, हेपेटाइटिस बी और जननमस्य हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ाएंगे। ये अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा, अगला इसी चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए और लोगों से सब्सक्राइब भी कराइए। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।